वक्त की रफ्तार। सबके सब खुशियां मना रहे हैं, उछल रहे हैं। आज समझिए बस्ती में होली होगी साहब जी। विलास राज जी ने वैसे क्या ऊंची बात सोची है। बिहारी, बड़े लोग हमेशा ऊंची बात सोचते हैं। साहब जी, मैं भी जरा कुछ ऊंची बात सोचने लगा। अच्छा, क्या सोचा है तुमने? मैंने सोचा है साहब जी कि ये जो मजदूर अब हमारी बात मानने लगे हैं, मैं ये चाहता हूं कि ये बात हमारी मानते ही रहे, हमसे अलग ना हो। दोबारा इनके दिमाग पर सहकार का बुखार ना चढ़े। इसके लिए तुम्हें पूरी आजादी है। सिर्फ आजादी से ही क्या होता है साहब जी? कुछ खास अपने लोग होते हैं, उनको खिलाना पिलाना पड़ता है, खर्चा पानी देना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। समझ गए हैं तो देखो बिहारी, तुम्हारा इनाम विलास जी तुम्हें खुद देते हैं। उनको आने दो, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। नहीं, विलास जी को बताने की क्या जरूरत है साहब जी? उनको तो मालूम है सब कुछ, और जो कुछ बता है थोड़ा कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा, चलता हूं। वैसे एक बात है साहब जी, कुत्ता उसी दहलीज पर बार बार मुंह मारता है जिस दहलीज पर उसे हड्डी मिलने की उम्मीद होती है। नमस्ते साहब जी। योगेश, ये बिहारी सांप की नस्ल का है। याद है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि आदमी पलट कर रहेगा। उसी समय कहा था जब तुमने उसकी वड़ा पाव की गाड़ी गेट से हटा दी थी। ये आदमी बहुत खतरनाक है, ये कुछ अलग ही दिशा में चल रहा है। क्या मतलब? इसकी कई मिसालें हैं। बिहारी जैसे लोग अपने आप को मजदूर और मालिकों के बीच का पुल बना देते हैं, और धीरे धीरे मालिकों के ही पैसों से वो मजदूर को अपना बना लेते हैं। देखते ही देखते इनके आसपास दो चार लोग घूमने फिरने लग जाते हैं। इनकी आवाज और इनका अंदाज बदलने लगता है, और धीरे धीरे इनका खौफ बढ़ने लगता है। दादा बन जाते हैं ये लोग, और फिर मजदूरों की ताकत से वो मालिकों पर दबाव डालने लगते हैं। बिहारी इसी रास्ते पर चल रहा है योगेश। विलास भैया को इसी किस्म के आदमियों की जरूरत है विशाल। लेकिन वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि बिहारी उनके लिए मर्ज बन जाएगा। अगर इसका इलाज जल्द से जल्द नहीं करवाया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब ये बात कौन समझाए विलास भैया को? उन्होंने प्रजासत्ताक का पैसा पानी की तरह बहा दिया, सिर्फ इसलिए कि मजदूरों की जो सपोर्ट मुझे मिल रही थी वो अब उन्हें मिले। सहकार के साथ उन्होंने जो कुछ भी किया, वो आग मजदूरों के सीने में अब भी दहक रही है। सिर्फ उसे ठंडा करने के लिए उन्होंने पैसे को पानी की तरह बहा दिया। तुझे क्या लगता है, मजदूरों का गुस्सा ठंडा होगा? क्यों नहीं होगा? उन्हें तो पैसा ही चाहिए। नहीं योगेश, नहीं। पैसा तो सिर्फ पैसों वालों को चाहिए होता है। मजदूरों के लिए पैसों के परे एक और चाहत होती है, नेकी की, ईमानदारी की, दोस्ती की, वफादारी की। पैसा किसी नहीं चाहिए होता है। मजदूरों को पैसा दिया जाए तो वो भी खुश होंगे, लेकिन सालों की वफादारी को वो तोड़ेंगे नहीं। भाई आज तो वो खुशी खुश नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं होंगे भाई? त्योहार आ रहा है, पैसे उनके हाथ में दिए गए तो वो खुश होंगे। जो बात तुम समझ रहे हो विशाल, वो विलास भैया क्यों नहीं समझते? वो जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मजदूरों की आदतें बिगाड़ रहे हैं। वो मजदूर खुश थे, उन्हें अच्छी सैलरीज मिल रही थी, सारी फैसिलिटीज दी जा रही थी उन्हें। आखिर उनकी भी कोई एक जगह होती है। इस तरह से पैसा लुटाकर वो उनके मुंह खून लगा रहे हैं विशाल। और तुम देख लेना,
यही पैसा जो आज उन्हें मेहरबानी के तौर पे दिया जा रहा है, अगले साल वो उसे अपना हक समझकर मांगेंगे। ये बात विलास भैया की समझ में नहीं आई। मैं मजदूरों की खुशी के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं उन्हें पैसा मिले, मगर विशाल, डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है। You're right. लेकिन ये बात तो विलास भैया को सोचना चाहिए ना यार। कहीं वो हमारा वेट तो नहीं कर रहे हैं? मैंने सेक्रेटरी से बोल दिया है कि उन लोगों को ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठा दे। दैट रिमाइंड्स मी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये लोग जो इटली से आए हुए हैं, इनके पास प्रिंटिंग का एक नया मेथड है। तुम उनसे बात करके देख लेना, अगर समझ में आए तो यू स्ट्राइक द डील। या हाँ ठीक है, उन्हें बिठाओ। विशाल, वो लोग आगे आगे चल। चल। वाह, क्या मालिक दिया है भगवान ने हमें, हाँ? विलास राज सचमुच दिल का राजा आदमी है। आज तक उन्होंने किसी को नौकरी से नहीं निकाला ना, किसी की रोटी नहीं छीनी, हाँ? हमारी मदद की, हमें पैसा दिया। और एक बात ध्यान रखो, जो किसी की रोटी छीनता है ना, भगवान उससे उसकी भूख छीन लेते हैं, हाँ? उसकी नींद छीन लेते हैं, उसका चैन छीन लेते हैं। हाँ, चलो चलो काम पे चलो। वाहियात और बदतमीज किस्म का आदमी है ये। तुमने देखा विशाल, ये इज्जत है मेरी यहां। अरे तू इनकी बातें सुनता क्यों है? क्या करूं, ऐसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता मैं। इस आदमी के बारे में सोचना छोड़ दिया मैंने। चल। अरे भाई, आपने लीजिए क्यों दीनानाथ जी, लीजिए गरम गरम चाय। ले संजय, तू भी ले। क्या गरम गरम भाषण दिया डीएम साहब ने? खत्म हो गई सभा? हाँ, हो गए बस। डीएम साहब आए थे? नहीं, डीएम साहब तो नहीं थे, लेकिन मधुकर जी आए थे। अपने डीएम साहब समाज सेवा में इतने व्यस्त है कि वो सभा को आ ही नहीं पाए। अपनी प्रतिमा को कैसे महत्व दे, ये बराबर जानते हो। अजी दीनानाथ जी, उनकी तो पूरी जिंदगी गुजर गई राजनीति में, उतना तो जानेंगे ही वो। पर कुछ भी कहो, इस बार का ये इलेक्शन जोरदार रंग लाने वाला है। इस बार ये कह नहीं सकते कौन जीत कर आएगा, क्योंकि चारों उम्मीदवार बड़े ही तगड़े हैं। अगर जमनादास जी पंडित और डीएम साहब के बीच टक्कर होती ना, तो फिर डीएम साहब के जीतने के चांसेस थे। सही है। दिव्या मोहन के पीछे हमेशा हमारी बस्ती खड़ी रही है, इसलिए ऐन मौके पर चुनाव का रंग बदला है हर बार। पर ऐसा क्यों होता है? बस्ती का हर एक आदमी जानता है कि डीएम साहब ने तो बस्ती के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं 25 सालों से इस बस्ती को देख रहा हूं, वैसी की वैसी है। शहर बदल गया, दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया, पर हमारी बस्ती वैसी की वैसी। फिर भी इलेक्शन के वक्त बस्ती का हर आदमी डीएम साहब के पीछे खड़ा रहता है, उन्हीं की मदद करता है, पता नहीं क्यों। भाई, जैसे ही चुनाव आ जाता है ना, वैसे ही दिव्य मोहन आ जाता है। फिर बस्ती के घर घर में कंबल, पैसे, कपड़े, मिठाई बांटी जाती है। फिर इस 2-4 दिन की खुशी में आकर अपने लोग दिव्य मोहन को परमात्मा समझने लगते हैं, बाकी कुछ नहीं। फिर भी जादव, दूसरा कोई आकर क्या करने वाला है? वही करने वाला है जो इन्होंने किया है। नहीं नहीं, इस वक्त हमारे सामने भरद्वाज जी जैसा अच्छा उम्मीदवार है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आई, ये खान साहब बीच में कैसे खड़े हुए? क्यों, क्या हुआ? उल्टा अच्छा हो गया, एक और अच्छा उम्मीदवार हमारे सामने आ गया। जमनादास भी अच्छे उम्मीदवार है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन्हें बदलाव चाहिए, जिन्हें अच्छे उम्मीदवार चाहिए, वो सब लोगों के वोट्स इन तीनों में बढ़ जाएंगे और फिर जीत कर आएगा वो दिव्य मोहन। तो फिर सब वैसा का वैसा ही रह जाएगा। डीएम के खिलाफ इन तीनों में से किसी एक को आगे आना ही चाहिए था।
नहीं नहीं, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये राजनीति है। अब गरीबी अपने बस्ती से हट जाए, ये गरीबी की किस्मत नहीं। और फिर जीत कर आने वाला है वो दिव्य मोहन, जो 5 साल के लिए जीतने के बाद गायब हो जाएगा। नमस्ते कमिश्नर साहब। कौन बोल रहा है? और कौन हो सकता है? आपका पुराना दोस्त दिव्य मोहन उर्फ डीएम। आपको मुझसे क्या काम पड़ गया? क्यों? बगैर काम के हम आपको फोन नहीं कर सकते क्या? बेकार की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है दिव्य मोहन जी। जो बात हम करने जा रहे हैं वो बेकार नहीं, जरूरी है। जरूरी बात के लिए इस तरह वक्त नहीं जाया करते। जोबन पुत्रा साहब, हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। क्या आप हमारा ये काम करेंगे या हमें होम मिनिस्ट्री का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? आपको इसकी क्या जरूरत? क्यों? हमारी इमेज को देखिए, चुनाव सर पर है, हमारे खिलाफ कोई भी साजिश हो सकती है। ऐसी कोई बात हुई अभी तक? होने वाली बात के होने के बाद फिर आपकी मदद की क्या जरूरत है? दिव्य मोहन जी, बगैर किसी खास वजह के मैं पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देता। आई एम सॉरी। इस देश का इज्जतदार नागरिक होने के नाते जो सुरक्षा का मेरा हक बनता है, वो हक आप मुझसे छीन रहे हैं, लेकिन छीन नहीं पाएंगे। मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। थैंक्स अ लॉट। हेलो, हम डीएम बोल रहे हैं। जावले साहब को फोन दीजिए। हाँ जावले साहब, कैसे हैं आप? जी हाँ, डीएम बोल रहा हूं। भाई कई महीने हो गए, आपसे तो मुलाकात ही नहीं हो पाई। नहीं, ऐसा कोई खास काम तो नहीं था, हमें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत थी। कमिश्नर साहब से बात की तो वो तो अपनी अफसरी दिखाने लगे, कोई साफ जवाब नहीं मिल पाया। देखिए, इस सिलसिले में अगर कुछ हो सकता है तो बड़ी इनायत होगी। किसी दिन शाम को तशरीफ लाइए, एक एक प्याला साथ चाय पिएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ओके ओके। डीएम साहब, ये बात हमें समझ में नहीं आई। दिवाकर, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हारी समझ में कभी नहीं आती। आप कौन सी बात कर रहे हो? यही कि आप पुलिस सिक्योरिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी किससे मिलती है? भाई, जिसकी जान को खतरा हो। आपकी जान को किससे खतरा है? हमारी जान को खतरा हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमने अपनी हिफाजत का इंतजाम पहले ही कर रखा है। फिर यही तो मैं कह रहा हूं, आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? दिवाकर, एक आम इंसान और वीआईपी में बहुत फर्क होता है। हम कोई आम आदमी नहीं, बल्कि इस देश की बहुत ही ऊंची चीज हैं, एक अहम शख्सियत हैं। और कुछ रो भी अलग होता है जब बंदूक ताने सिक्योरिटी वाले आपके साथ साथ चलते हैं। डीएम साहब, रोब तो आपका अब भी है। दिवाकर, पुराने जमाने में जब राजा हाथी पर सवार होकर निकलता था तो उसके पीछे पीछे उसकी सेना होती थी, बड़ी बड़ी शान होती थी उसकी। इसी तरह आज जब हम वोट मांगने के लिए जनता के बीच निकलेंगे तो हमारी सुरक्षा भी हमारे साथ होगी। जनता को ऐसा लगेगा कि यही वो शख्स है जो उनके अधिकारों की सुरक्षा करके उन्हें तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है, और प्रतिद्वंदियों के मुकाबले उनका विश्वास हम पर ज्यादा होगा। भाई दिवाकर, ये जो बेचारी हमारी जनता है ना,
ये बहुत गरीब है, बहुत काम करती है, बहुत मेहनती है। ये चाहती है ऐशो आराम में रहना, शान से जीना, लेकिन बेचारी जनता के पास वो साधन नहीं है। जब वो हमें इस शान में आते हुए देखेगी तो उसे लगेगा कि कम से कम उसके नेता तो ऐसे हों जो शान से रह सके। हाँ? बेचारी हमारी भोली भाली जनता। सर, ये आपके लिए। किसने दिया? वो एक पतला दुबला सा आदमी आया था, वही देकर गया है। तुम जाओ। जी सर। मंथन, बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे। कुछ ज्यादा ही छानबीन कर रहे हो आजकल। अपने आप को सुधारो, वरना हम ऐसा बिगाड़ देंगे कि जिंदगी भर सुधर नहीं पाओगे। तुम्हारा दोस्त। जो भी हो, इतना जान लो, तुम तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मंथन को अपना काम करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मंथन सच्चा और ईमानदार पत्रकार है। आप सच्चाई की बात कर रही हैं ना? अरे हम तो आपके जीवन के इतिहास की वो सच्चाई जानते हैं जो आपके सुपुत्र भी नहीं जानते। लेकिन हम तो आपके सत्यवादी बेटे के पिताश्री का नाम भी जानते हैं। महादेवी पंडित, अगर हमने सच्चाई से कहीं चादर खींच दी तो माँ बेटे के हरे भरे रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। और वैसे भी तुम्हारे इस घर की दीवारें बहुत कच्ची हैं। ये सब क्या है? वो आदमी कौन था? आपके बारे में सब कुछ कैसे जानता है वो? देखो बहन, मैंने तुम्हें अपनी बहन समान मानकर अपना सब कुछ तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारे दुख दर्द मेरे साथ नहीं बांटोगी? बताओ बहन, मंथन के पिता जिंदा है या गुजर गए हैं?